अस्सलाम वालेकुम, आई एम डूड हॉरर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरीज, जहाँ मैं आप लोगों की भेजी हुई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। सो अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है शेयर करने के लिए तो इस ईमेल के ऊपर अपनी स्टोरीज लिखकर आप सेंड कर सकते हैं। आज की स्टोरीज को सबमिट किया है अमीन, साइमा सदफ, प्रभदीप, मोइनुद्दीन, जरनेश, हारून हफीज़ और अहमद ने। सो इसी के साथ बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। मेरा नाम अमीन है और ये वाक़या मैं आपको वाकएंड से भेज रही हूँ। शुरू करने से पहले कुछ ब्रीफ डिटेल्स आपको देना चाहूँगी। ये वाक़या मेरी मामा की फैमिली का है जो कुछ मंथ्स पहले से ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और शायद अभी भी ये साइकिल रुका नहीं है। खैर, आनी यानी कि हमारी खाला, हम अपनी तमाम खालाओं को आनी कहकर पुकारते हैं। वो बताती थी कि बचपन में छुट्टी के दिन वो और बाकी बच्चे छत पर खेला करते थे और बाकी वर्किंग डेज में स्कूल और ट्यूशन जाना होता था। एक दिन आनी ने ट्यूशन से तबीयत खराब होने की सूरत में छुट्टी कर ली। घर में बोर हो रही थी तो छत पर जाने का सोचा। उस वक्त दिन के तकरीबन 4 बज रहे थे। अभी उन्होंने छत का दरवाज़ा खोला ही था कि दरवाजे के बिल्कुल सामने एक बकरे का कटा हुआ सर था और वो बिल्कुल काला था जैसे किसी ने जलाया हो। आनी डर गई और नीचे जाकर उन्होंने अपनी वालिदा यानी कि हमारी नानी जान को बताया तो नानी जान ने उसको हाथ ना लगाना ही मुनासिब समझा। शाम में मामू आए और उन्होंने एक स्टिक की मदद से उसका सर उठाया बकरे का और उसे कहीं पर फेंक दिया। वो सर कहाँ से आया और किसने रखा था किसी को कुछ समझ नहीं आया। फिर एक बार ऐसा हुआ कि ईद का तीसरा दिन था। हम सारे नानों के घर थे। हमारे मामू के रूम में एक कंप्यूटर था जिसमें हम गेम्स खेला करते थे और उसके सामने एक डेस्क चेयर थी जिस पर मामू ने टॉवल ड्राई होने के लिए रखा हुआ था। अब वो रूम बिल्कुल गार्डन की एंट्रेंस के सामने है तो गार्डन में बैठकर प्रॉपर नज़र आता है कि कौन अंदर गया है या फिर बाहर आया है। हम सब गार्डन में बैठे हुए थे तो कुछ देर में मामू ने अपने रूम में जाने का सोचा और जब वो रूम में गए तो अचानक से एक जला हुआ टॉवेल बाहर लेकर आ गए। उस पर लगी आग को बुझा रहे थे। बाद में हमसे पूछा कि अंदर कौन गया है। हमने सच सच बता दिया कि हम ही थे जो सुबह गेम्स खेलने के लिए उस कमरे में गए थे, लेकिन अभी शाम हो गई है और अब तो हम में से कोई भी नहीं गया। वो बताते हैं कि जब वो अपने रूम में गए तो उनका टॉवल जो चेयर पर ड्राई होने के लिए डाला था उसे आग लगी हुई थी। सब हैरान थे कि जब कोई अंदर गया ही नहीं तो आग कैसे लग गई। सबने मेरे भाई को डांट दिया कि इसी ने कुछ किया होगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा शरारती है, लेकिन हमें पता था कि हम बच्चों में से ये किसी का काम नहीं है और शायद बड़े भी ये कहीं ना कहीं जानते थे कि ये वियर्ड हरकत हमारी नहीं है। हम क्यों किसी तौलिए को आग लगाना चाहेंगे। फिर कुछ हफ्ते गुजर गए और हम फिर से एक बार नानों के घर गए और कुछ दिन वहाँ रुकने का हमारा प्लान था। सब रात को मूवी देख रहे थे, बड़े सारे परेशान से थे। फिर किचन में जब मैं नानो और आनी की हेल्प कर रही थी तो आनी बात करते सुना रही थी कि रात में उन्होंने ड्राइंग रूम की एंट्रेंस पर किसी को खड़े देखा था जो उन सबको घूर रहा था। ड्राइंग रूम के बाहर वाली लाइट ऑन थी जिसकी वजह से ये तो पता था कि कोई फिगर है, लेकिन माइंड में उसकी पिक्चर क्रिएट करना मुश्किल था क्योंकि वो बस एक साए की तरह लग रहा था। पहले उन्होंने अपना वहम समझा लेकिन नेक्स्ट डे सेम यही दोबारा हुआ तो वो बहुत डर गई। ये सुनकर मैं भी डर गई क्योंकि इससे पहले भी नानों के उसी घर में कुछ अजीब एक्टिविटीज़ होते सुना था, पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया। यूं ही अजीब इंसिडेंट्स होते रहे, जैसे शादी के बाद आने के कपड़े को कोई कैंची से डैमेज कर देता। ये सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग था हम सब के लिए क्योंकि वो वार्डरोब में पड़े पड़े फट जाते थे। उनके हस्बैंड के पैसे लॉकर में पड़े हुए ही गायब हो जाते थे। फ्रिज से ख़ास तौर पर मीठी चीज़ें जैसे मिठाई, खीर वगैरह कहीं गायब हो जाती थी। रात में कहीं से बेड्स के नीचे काली बिल्लियाँ आ जाती थी और तो और रात में किसी के रोने की आवाज़ आना जो कुछ सेकंड्स बाद किसी औरत या मर्द की चीखों में बदल जाती थी और बहुत खौफनाक हो जाती थी। अब घर का माहौल बहुत अजीब हो चुका था। रोज़ छोटी छोटी बात पर लड़ाइयाँ होती थी और हद से ज़्यादा बढ़ जाती थी। आनी बहुत रोती थी, बहुत दुआएं करती थी अल्लाह से। सब बहुत डिस्टर्ब हो चुके थे तो उनके हस्बैंड और नानू मामू के फ्रेंड किसी के पास गए। उन्होंने घर में आकर पढ़ाई की और बताया कि ये सब काले जादू की वजह से हो रहा है। वो हर सैटरडे को आकर पूरे घर में पढ़ाई करते और सूरह नास और फलक की तिलावत लगाने और तिलावत करने का कहते। उनके कहने पर फिर घर में एक बड़ी सी कुरान कहानी करवाई गई और अल्लाह के फजल से सिचुएशन कंट्रोल में आ गई और अब सब ठीक है। मैं ये तो नहीं जानती कि ये सब क्यों हुआ और किसने करवाया, लेकिन जो भी है अब थोड़ा कम होने लगा है एंड आई रियली होप ये जल्दी से ख़त्म हो जाए और सब सुकून का सांस ले सकें। गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन साथ में दुख भी होता है कि इंसान दूसरों का जवाल देखने के लिए किस हद तक चला जाता है।
अल्लाह ऐसे हराम काम करने वालों करवाने वालों को हिदायत दे, हम सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। मेरा नाम साइमा सदफ़ है और ये वाक़या मेरे साथ तब हुआ जब मैं आलिमा के कोर्स के लिए मदरसे गई थी। वहाँ पर मैं हॉस्टल में रहती थी और जिस कमरे में रहती थी वो तीसरा कमरा एक सिरे पर था और दूसरे सिरे पर हॉस्टल का किचन था और बीच में गैलरी थी जिसके साथ एक बड़ी सी नमाज गाह थी। यानी कि रूम से निकलकर किचन में जाते वक्त नमाज गाह का बड़ा सा दरवाज़ा भी आता था जो कि उसी गैलरी से जुड़ा हुआ था। और हमारे उस हॉस्टल में किसी को भी चाय पीने की इजाज़त नहीं थी और मुझे चाय का बहुत ज़्यादा शौक़ था और आदत भी थी। मैं और मेरी एक और दोस्त जिसका नाम सुगरा है, हम रोज़ तहज्जुद पढ़ने उठते थे और उसी बहाने चाय बनाकर भी पी लिया करते थे। एक दिन की बात है, मैं और सुगरा तकरीबन 3-3:30 बजे उठे। हमने वज़ू किया और नमाज गाह में नमाज़ पढ़ने लगे। सुगरा की नमाज जल्दी हो गई तो वो मुझे बोलकर चाय बनाने किचन में चली गई। अब क्योंकि चाय बनाना अलाउड ही नहीं था तो चाय का सारा सामान रूम से ले जाना पड़ता था, जैसे चीनी, चाय पत्ती और दीगर अशिया। तो उस वजह से सुगरा को बार बार रूम से किचन और किचन से रूम जाना पड़ता था और मैं नमाज गाह के बिल्कुल दरवाजे के पास ही नमाज पढ़ रही थी तो मुझे उसका आना जाना समझ में आ रहा था। फिर जब मैं नमाज से फ्री हो गई तो मैंने देखा कि सुगरा फिर से रूम में जा रही है, मगर वो हमारे रूम में नहीं बल्कि थर्ड रूम से थोड़ी दूरी पर जो स्टोर रूम था वहाँ जा रही है। मैंने उसको आवाज़ लगाई मगर उसने सुनी नहीं और चलती गई। मैं भी आवाज़ देते देते उसके पीछे चली गई। जब मैं वहाँ गई तो स्टोर रूम में बहुत अंधेरा था। मैंने लाइट जलाई, देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है, मगर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और तकरीबन भागते हुए किचन तक पहुंची। दरवाज़ा खटखटाने लगी। फिर सुगरा ने दरवाज़ा खोला और कहने लगी कि तुम कितनी लंबी नमाज पढ़ती हो, देखो चाय ठंडी भी होने लगी है, जल्दी पी लो, मैं कब से वेट कर रही थी तुम्हारा। और मैं तो इतना घबरा गई थी उस वक्त कि मुझे ठंडे पसीने आने लगे। मुझसे उस दिन चाय भी नहीं पी गई और उसके बाद मुझे 1 हफ्ते तक शदीद बुखार रहा। मगर अल्लाह का शुक्र है, वो चीज़ जो भी थी उसने मुझे कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स होंगे जो मेरे साथ, मेरी मामा के साथ और मेरे कज़न के साथ हुए। शुरू से बात करते हैं। ये बात मेरी बुआ, जिन्हें फुप्पो भी कहा जाता है, उनसे रिलेटेड है, उनके घर से रिलेटेड है। वो पहले रेंट पे रहते थे जब तक मेरे फूफा जी की ट्रांसफ़र पटियाला में नहीं हुई। तब उन्होंने अपना घर बनवाया। 2012 में घर बन के रेडी हुआ। बुआ के घर का फासला हमारे घर से कम है, हार्डली 5 मिनट लगते हैं बाइक पर। हमारे सिख रिलीजन में पहले पाठ होता है घर में आने से पहले, वो सब उन्होंने करवाया। तब शायद उन्होंने रहत मर्यादा से कुछ चीज़ें नहीं की थी, तो शायद ये सब हुआ जो मैं आपको बताने वाली हूँ। खैर, फंक्शन तो सारा अच्छे से हुआ। जब यहाँ घर बना तब मेरी दादी मुझे बताती थी कि यहाँ पहले जंगल होता था, जंगल में से कॉलोनी काट के प्लॉट सेल किए गए थे और उससे पहले यहाँ लोग ग्रुप्स की सूरत में भी आने से डरते थे। पहले तो वहाँ रहने में डर नहीं लगता था, माशाल्लाह से घर बड़ा है। तो जब रात को सभी सोने जाते थे तब लाइट्स ऑफ करते थे और उस वक्त बहुत खौफ महसूस होता था। पहला इंसिडेंट मेरे साथ 2014 के आसपास हुआ। तो ऐसा है कि जहाँ उन्होंने अपना सोफ़ा सेट रखा है उसके राइट साइड स्टेयर्स हैं जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर तक जाती हैं। तब मेरे बुआ के बेटे की बर्थडे पार्टी थी और सभी इनवाइटेड थे। उसके सभी कजन्स उससे बड़े हैं और वो सब आए हुए थे पार्टी पे और रात वहीं रुक गए। विंटर सीजन था तो सारे रूम्स फुल थे, तो मैंने वहाँ सोफे पे सोने का फैसला किया। मैं कुछ ऐसी सोई कि स्टेयर्स वाली साइड पर मेरा सर था। रात के 1-2 बज गए थे और मैं अभी जाग रही थी, अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी। मुझे लगा जैसे स्टेयर से कोई नीचे उतरा हो और चुप गया हो। ऐसा महसूस हो रहा था शायद मैं वहाँ अकेली सो रही हूँ। अब क्योंकि मैं वहाँ पर अकेली सो रही थी तो हो सकता है ये मेरा वहम भी हो। मैं डर के मारे रज़ाई में घुस गई, लेकिन गर्मी लगने की वजह से मैंने रज़ाई से मुंह उठा लिया तो मैंने देखा कि एक छोटी बच्ची सफ़ेद फ्रॉक पहने मुझे देख रही थी, मेरे सर वाली साइड पर खड़े होकर, और ऐसे ऊपर जाने का इशारा किया कि वो देखकर मैं दंग रह गई, क्योंकि पूरे घर में कोई बच्चा था ही नहीं। मैं वहाँ ब्लैक आउट हो चुकी थी और सुबह जाकर मेरी आंख खुली। मैंने सबको बताया सब कुछ जो मेरे साथ रात में हुआ, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। फिर मैं 2-3 दिन बहुत बीमार रही, लेकिन बाद में मैं खुद भी खुद ठीक हो गई क्योंकि गुरुद्वारे जाना शुरू कर दिया था। सेकेंड इंसिडेंट मेरी वालिदा के साथ हुआ। ये बात 2017 की है। मेरी दादी मेरे बुआ के पास गई हुई थी।
बुआ और फूफा जी किसी की शादी पे चंडीगढ़ गए हुए थे। मेरे बाबा का बड़ा बेटा तब पटियाला में था और उस वक्त वो डिग्री कर रहा था। घर पे मैं, मेरी दादी, मेरे बुआ का छोटा बेटा ही था। रात को दादी की तबीयत कुछ खराब होने लगी तो हम जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले गए। रास्ते में मामा को मैंने फ़ोन कर दिया। यहाँ एक बात बता दूं कि मेरे पापा पंजाब से बाहर ही काम करते हैं और 1 महीने या 2 महीने में एक बार उनका चक्कर घर लगता है, वो भी सिर्फ 4-5 दिन के लिए। तब मेरे पापा घर पे नहीं थे और मम्मी और मेरा छोटा भाई हमारे साथ हॉस्पिटल गए। जब तक दादी ठीक हुई तो हम वहाँ से डायरेक्ट बुआ के घर पे ही चले गए। मेरी वालिदा सो रही थी और ये जो मैं बताने जा रही हूँ ये स्लीप पैरालिसिस भी हो सकता है, लेकिन उनको भी सेम ऐसी ही छोटी लड़की दिखाई दी जो उन्हें ऊपर की जानिब जाने के लिए इशारा कर रही थी। तब मैं जाग रही थी लेकिन मुझे कुछ नेगेटिविटी फील नहीं हुई। सुबह उठ के मेरी वालिदा ने मेरी दादी को बताया कि उनको एक लड़की दिखी थी छोटी सी और वो ऊपर जाने की बात कर रही थी। दादी को शायद से पता था लेकिन हम बच्चों की वजह से उन्होंने उस वक्त वालिदा को खामोश करवा दिया। फिर ये इंसिडेंट हुआ मेरे कज़न के साथ। मेरा कज़न कॉलेज दूर होने की वजह से उसको हॉस्टल में रखवाया गया था तो वो तमाम एल्कोहलिक बेवरेजेस वगैरह का इस्तेमाल करता था। अब बात कुछ ऐसी हुई कि घर पे कोई नहीं था। इसने अपने कज़न को बुला लिया। इन्होंने रात 1-2 बजे तक पार्टी की और जब सोने लगे तो इसका कज़न वॉशरूम गया। जैसे ही उसने लाइट ऑन की, दरवाज़ा बंद करने लगा, उसको वही सेम सफ़ेद फ्रॉक में लड़की नज़र आई। उस पॉइंट पर उसे ये लगा था कि शायद वो अपनी ज़हनी कंडीशन में नहीं है तो ये वहम भी हो सकता है। नेक्स्ट डे उसने ये बात मेरे कज़न को बताई, तब जाके इस बात को सीरियस लिया गया। और कई बार जब मेरे बुआ घर पे अकेली होती थी तो उनको भी ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत तेज़ी से उनके पास से गुजरा है, जैसे कोई उन्हें कॉन्टीन्यूसली घूर रहा हो। तब उन्होंने ये सब इंसिडेंट्स को सीरियसली लेना स्टार्ट किया और घर पे पार्ट करवाया। अच्छे से सारे रूल्स फॉलो किए गए और तब से लेकर अब तक कोई प्रॉब्लम फ़िलहाल तो नहीं हुई। अब तो मैं अकेले भी ऊपर जा सकती हूँ और जब भी मैं वहाँ जाती हूँ तो अकेले ही सोती हूँ। उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। मेरा नाम मोइनुद्दीन है और मैं कोलकाता इंडिया से हूँ। ये किस्सा मेरे पापा के साथ हुआ था और मेरे पापा के साथ अक्सर ऐसे वाक़यात होते रहे थे और ये किस्सा काफ़ी रीसेंट है। अभी हाल ही में मेरे वालिद साहब हॉस्पिटल में एडमिटेड थे उनकी कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से। तो उन्होंने बताया कि एक रात को उनके सामने वाले बेड पे से उन्हें कोई आवाज़ देकर पुकार रहा था। बहुत रात हो चुकी थी उस वक्त और वो जो आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी बहुत फेमिलियर लगी थी, ऐसे जैसे उनका कोई दोस्त हो। लेकिन जब उन्होंने पूछा उसे कि कौन हो तुम, तो वो जो भी था, जो भी मखलूक थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। और जब पापा ने उसके बेड पर देखा तो वो आवाज़ उस मखलूक के चेहरे से मैच नहीं कर रही थी। और फिर जब पापा अपने बेड के पास गए तो उन्हें वो आवाज़ फिर से आई। जब उन्होंने जाकर देखा तो वो जो चेहरा उन्होंने इससे पहले देखा था और जो वो अब देख रहे थे ये बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका था। और अब की बात जो चेहरा उन्हें नज़र आ रहा था वो उनके दोस्त का चेहरा था। अब उन्हें कुछ ना कुछ तो समझ आ गई थी तो उन्होंने सोने में ही बेहतरी समझी। उन्होंने उससे कोई दोबारा बात नहीं की, उससे मुखातिब नहीं हुए और उस रात को वो सो गए। सुबह उठे तो जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी वहाँ एक दूसरा जवान इंसान बैठा था। और जब पापा ने बाद में फिर से जाकर देखा तो वहाँ एक बूढ़ा इंसान बैठा हुआ था। अब पापा को समझ आ गई कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन था जो कि बार बार शेप शिफ्ट कर रहा था। इसके अलावा और भी वाक़यात हैं जो मैं फिर कभी आपको सुनाऊंगा। मेरे साथ एक बहुत ही अजीब और खौफनाक वाक़या पेश आया है। जब मैं छोटा था, अराउंड 12 या 13, तो रमज़ान के दिन थे। हम मदरसे में हुआ करते थे। मगरिब के टाइम नमाज वहीं पढ़ के और फिर मदरसा लगता था। तो हमारा वो मदरसा कुछ यूँ है कि पहले वो एक शादी हॉल हुआ करता था, उसको किसी ने ख़रीद लिया और मदरसे की नीयत से उसको वक्फ़ कर दिया गया। उसका एक फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर, उसके ऊपर छत थी, लेकिन वहाँ पर भी पढ़ाई ही की जाती थी। लेकिन कुछ सालों से वो जगह ऐसी बंद थी जिसकी वजह से वो ज़्यादातर ज़ेरे इस्तेमाल नहीं आती थी। तो एक मरतबा कुछ यूँ हुआ कि मुझे और मेरे दोस्त को उस्ताद ने कोई काम बोला कि ऊपर जाओ और ये सामान ले आओ। तो मेरा दोस्त बहुत डर गया था ऊपर जाने से। तो मैंने उसको कहा कि बस तुम सीढ़ियों के गेट पे खड़े हो जाना, मैं सामान लेके आता हूँ। मैं अपना सामान लेने गया तो उस दोस्त को न जाने क्यों मस्ती सूझी तो वो लाइट्स को ऑन ऑफ करने लगा। अब मुझे लग रहा था कि वो मुझे डराने के लिए ही ये सब कुछ कर रहा है और मुझे पता भी था कि ये मेरा दोस्त है। अब मैं सामान ढूंढ रहा हूँ तो इतने में मुझे आवाज़ आई और वो आवाज़ बहुत ही तेज़ थी, जैसे किसी को कोई
थप्पड़ पड़ा हो कि मैं भाग आया अपने दोस्त के पास। जब मैं आया तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त ज़मीन पर पड़ा हुआ था और उसके गाल पे 5 लंबी लंबी उंगलियों के निशान वाज़ेह थे, और वो भी सर से लेके गर्दन तक। ऐसा लगा था किसी ने बहुत ज़ोर से उस बेचारे का मुंह रसीद किया हो। अब मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने उस्ताद को नीचे आवाज़ दी, वो ऊपर आए, उसको उठाया, लेके गए, उसको होश दिलाया। तो उसने बताया कि आप यकीन करें कि मुझे उस वक्त एक बुजुर्ग अपने पास आते हुए दिखाई दिए थे, और वो जब मेरे पास आए तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ और ज़ोर से मुझे एक चमाट दे मारा। बस उसके बाद मैं बेहोश हो गया। अगले दिन जब वो मदरसे आया फिर उसको किसी ने वहीं पर चमाट दोबारा मारा। वो डर के मारे अब मदरसे से ही भाग गया। अब इस सब के बाद बाकी बच्चे भी मदरसे से डरने लगे थे। अब उस्ताद ने क्या किया कि वो ऊपर गए। उस वक्त वो उस्ताद बहुत सीनियर थे, उनकी एज तकरीबन 60 साल की होगी। वो ऊपर गए, उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाकर सलाम किया और मुखातिब किया। तो पहले तो उन्हें कुछ जवाब नहीं आया, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद एक बहुत ही भारी आवाज़ में उन्हें वालेकुम अस्सलाम का जवाब आया। वो थोड़ा घबरा गए, लेकिन उन्होंने फिर आवाज़ में मुखातिब किया कि क्या आपको किसी ने तंग किया है। तो आगे से उन्होंने मुखातिब होकर कहा कि ये हमारी इबादत की जगह है, और इसके अलावा उनको कोई मज़ीद जवाब सुनाई नहीं दिया। तो उस्ताद हमारे समझ गए थे कि ये मामला क्या है। तो उन्होंने सब बच्चों को समझाया कि जो मेरा दोस्त था वो क्योंकि लाइट वहाँ पर ऑन ऑफ कर रहा था, जिसकी वजह से जो भी जिन्नात थे वो इबादत कर रहे थे, तो वो शायद डिस्टर्ब हो गए होंगे। और इस बात की वजह से फिर तमाम बच्चों को तसल्ली भी हुई कि बग़ैर वजह के कोई भी इंसान या कोई भी मखलूक आपको तंग नहीं कर सकती। अब इस बात को तकरीबन 6 साल हो गए, लेकिन मुझे वो वाक़या अभी तक एक एक लम्हा बलम्हा याद है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके साथ एक रियल इंसिडेंट शेयर करूंगी जो कि हमारे एक रिलेटिव के साथ पेश आया और हमें हमारे बड़ों ने सुनाया। तो वाक़या कुछ इस तरह है कि जो हमारे रिलेटिव हैं वो आटा चक्की लेकर जा रहे थे एक मरतबा। उस टाइम पे आटा पिसवाने के लिए चक्की जाना पड़ता था और चक्की आबादी से काफ़ी दूर थी। रास्ते में कब्रिस्तान और नदी भी आती थी। तो वो आटा पिसवाने गए, लेकिन वापसी पे उन्हें देर हो गई। और उस टाइम पे नदी के पास एक मखलूक हुआ करती थी जिसे चुड़ैल कहा करते थे, क्योंकि तब उस साइड पे बिल्कुल आबादी ना होने के बराबर थी और लोग शाम के औकात में बाहर नहीं जाते थे। तो उस वक्त वो वापस आ रहे थे, तो उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कोई पीछे से उनकी तरफ बढ़ रहा है या फिर उन्हें महसूस हो रहा है। तो उन्होंने तेज़ चलना शुरू कर दिया। थोड़ी आगे गए, जिसके बाद उन्हें पीछे से अपना नाम पुकारने की आवाज़ आई, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और चलते रहे। साथ ही साथ उन्होंने अपनी जेब से चाबी निकाली और उसकी आवाज़ करने लगे, क्योंकि उस टाइम ये कहा जाता था कि चाबी से या चाबी की आवाज़ से ऐसी चीज़ें पास नहीं आती हैं। तो वो अंकल चलते रहे और उन्हें मुसलसल अपने पीछे आवाज़ आती रही। जब वो आबादी में पहुंचे तो उन्हें ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई और उस चुड़ैल ने कहा कि आज तो तू बच गया है, लेकिन आइंदा नहीं बचोगे। जब वो घर पहुंचे तो उनकी तबीयत इस सब वाक़े को लेकर काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और वो बेहोश हो गए। काफ़ी दिन भी गुजर गए और वह बीमार रहे, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मामला ठीक हो गए। एक बात शेयर करना चाहूँगी कि उस टाइम पे लोग बहुत बहादुर हुआ करते थे और मेरे अब्बा भी कहते हैं कि ऐसी चीज़ें भी अल्लाह की मखलूक हैं और ये बिला वजह किसी की जान नहीं लेती, क्योंकि ये भी अल्लाह के आगे जवाबदेह हैं। मेरा नाम हारून है और मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये वाक़या मेरा दूसरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हम गुजरांवाला सैटेलाइट टाउन में रहते थे। वालिद साहब ने हाफिज़ाबाद में कॉलेज बनाया था, तो हम सब फैमिली को हाफिज़ाबाद मूव करना पड़ा। ये 2001 की बात है। हमारे कॉलेज की बिल्डिंग जो हमने इस्तेमाल में ले रखी थी वो बेसिकली रेंटेड थी। कॉलेज में एक रूम ऐसा था जिसको बंद करने पे उसका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से हिलता था और उसका हैंडल भी ऊपर नीचे होता था। मेरी वालिदा ने हमारे वहाँ काम करने वालों को कहा कि ये दरवाज़ा बंद नहीं किया करो। जब हम दरवाज़ा खोलते थे तो वहाँ कुछ भी नहीं होता था, लेकिन अंदर से मुसलसल शोर आ रहा होता था। अब ये बात हम सब के लिए बहुत ही गैर मामूली साबित हो रही थी। हम कॉलेज के 2nd फ्लोर में रहते थे और नीचे कॉलेज हुआ करता था। फिर एक मरतबा हम सब ने शादी पे जाना था, तो वालिद साहब ने अपने एक दोस्त को कहा कि वो वहाँ पर रुक जाए। अपने दोस्त की बात पर अमल करते हुए वो दोस्त वहीं पर रुक गए। तकरीबन रात के 1 बजे का वक्त हो रहा था जब उन्हें किसी शोर से उनकी आंख खुल गई। वो जब बाहर आके देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि एक औरत है जिसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनी है। वो सामने बनेरे पे बैठी है। अभी वो ये देख ही रहे थे कि अचानक से वो औरत अपना सर फुल घुमाकर अंकल को देख रही थी। वो ये देखकर डर गए और वहाँ से भाग गए।
मेन दरवाज़ा भी खुला छोड़ गए। हमने कुछ सामान लेना था जो अक्सर जल्दी जल्दी में कुछ सामान घर पर ही रह जाता है, तो हम कॉलेज की बिल्डिंग के पास आए, दरवाज़ा खोला, बिल्डिंग में कोई भी नहीं था। वालिद साहब ये देख के बहुत हैरान हुए कि उन्होंने अंकल से पूछा कि तुम ये बिल्डिंग खुली छोड़ के क्यों चले गए हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे साथ इस तरह से सारा वाक़या हुआ है और वहाँ पर रुकना मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी अब मुनासिब नहीं है। अब इस बात से वालिद साहब बहुत परेशान भी हुए और हैरान भी हुए। तो उन्होंने उस बिल्डिंग के ऑनर से रब्ता किया और उससे कहा कि ये मसला क्या चल रहा है, इसकी तफ्तीश की जाए खुद तो बेहतर है, वरना ये कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होगी और मामला मज़ीद बढ़ जाएंगे। जिस पर उन्होंने वालिद साहब से मुखातिब होकर कहा कि जिस कमरे से शोर आता है बेसिकली वहाँ पर 2 कमरे हैं जिसके ऊपर ये सारी बिल्डिंग और वो कमरा तामीर किया गया है। ये बात सुन के वालिद साहब डर गए और फिर हमने वहाँ से फ़ौरन शिफ्ट करने का इरादा कर लिया। लेकिन इस दौरान हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आज भी ये सब सोचता हूँ तो बहुत खौफ महसूस होता है। मेरा ताल्लुक़ मुज़फ़्फ़राबाद से है। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो मेरी फुप्पो ने सुनाई थी और ये वाक़या उनकी फुप्पो के साथ पेश आया था। हुआ कुछ यूँ था कि वो अपने टेरेस पर चेयर पर बैठी हुई थी। उनके टेरेस पर ग्रिल्स नहीं लगी हुई थी। उस दौरान उनकी जो दादी हयात होती थी उनको वहम बहुत आया करते थे, लेकिन उनका वहम हकीकत की सूरत भी इख्तियार कर लेते थे। वो देखती हैं कि उनकी दादी को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कुछ है जो टेरेस पर से नीचे जा रहा है और दादी जान भी उसके पीछे जाने की कोशिश कर रही हैं। बकौल दादी के कि उनको एक छोटी बच्ची फुटबॉल के पीछे जाती दिखाई दे रही थी और साथ ही साथ जो फुटबॉल होता है, क्योंकि वो टेरेस के ऊपर ग्रिल्स नहीं लगी हुई थी तो वो बॉल आगे से आकर नीचे गिर जाता है और साथ ही बच्ची भी उसके पीछे चली जाती है। मेरी दादी जो कि कुर्सी पे बैठी हुई थी उस बच्ची को बचाने के लिए उठी और उसके पीछे भागी, लेकिन जैसे ही वो टेरेस के बॉर्डर पर पहुंची तो वहाँ पर कोई बच्ची नहीं थी। वो अपने बैलेंस को बरकरार ना कर सकी और साथ ही गिर गई। इस दौरान उनकी लेग फ्रैक्चर हो गई। अभी भी अक्सर उनको ऐसे वहम होते रहते हैं। मुझे नहीं पता कि आखिर ये सब क्या है और इस सब का हकीकत से कितना लेना देना है और पैरानॉर्मल इवेंट से कितना लेना देना है, लेकिन उनके जितने भी पोते और पोतियाँ हैं उनके साथ भी कोई ना कोई मसला आया रहता है। अभी कुछ ही अर्सा पहले उनके पोते के साथ एक अजीब वाक़यात का सिलसिला शुरू हो गया था। जैसे ही अजान होती या फिर कुरान की तिलावत की जाती तो वो बच्चा नाचने लगता था। एक दिन उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई तो उसके वालिद ने उसको उठाना चाहा, लेकिन वो उसको बच्चा होने के बावजूद उठा ही नहीं सके क्योंकि उसका वज़न उसकी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था। फिर घर वालों को जब महसूस हुआ कि मामला कुछ और ही है तो उन्होंने किसी साहिब इल्म से दम करवाया, फिर जाकर उस बच्चे को फ़र्क पड़ा। मेरे पास और भी बहुत सी कहानियाँ हैं शेयर करने के लिए जो मैं जल्द आप लोगों से शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये किस्सा पसंद आया होगा। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया है, और अगर आपको पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।